मौसमी, जब भी मैं आपसे मिलता हूं मुझे लगता है आप उत्तर प्रदेश में ही होंगी, या तो आप अमेठी में होंगी और या आप रायबरेली में होंगी। आज फॉर अ चेंज आप दिल्ली में हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में आज का मतदान कैसा रहा, मूड क्या दिखा जनता का? सुधीर, बतौर रिपोर्टर हम पर आपकी नजरें इनायत कम होती हैं। वैसे तो हम लखनऊ के रहने वाले हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में जरूर जाते हैं, क्योंकि रिपोर्टर को ग्राउंड की पकड़ होनी चाहिए और कोशिश यही रहती है। और अभी तो हम देश की राजधानी दिल्ली के सुबह 6 बजे से लेके अभी तक चप्पे चप्पे पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, और आपके सारे आंकलन को मैंने सुना। और अगर अब मैं ये कहूं कि मैंने तमाम वोटर्स से भी बात की, और जिस तरह से पहली बारी मुझे ये महसूस हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक साथ आई है, लेकिन मुझे वो जमीन पर एकजुटता कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आई, और शायद उसका असर कहीं ना कहीं वोटरों में भी नजर आया। क्योंकि जो आंकड़े आपने बताए, आप देखिए, अगर 2014 और 19 का वोट प्रतिशत देखिए तो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत ज्यादा था 14 में लोकसभा चुनाव में, और वो घट के 18% 19 में आया, और वहीं पे कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ के 22 पर आ गया था 19 में। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही वोट जो है खींचा कांग्रेस पार्टी ने 2019 में बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से करके। तो ऐसे में वोटर मुझे जमीन पर कंफ्यूज नजर आया, क्योंकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, तो जो कांग्रेस का वोटर राष्ट्रीय पार्टी को वोट करना चाहता था उसको, और नहीं चाहता था आम आदमी पार्टी को वोट करना, वो कहीं ना कहीं मुझे जरूर कंफ्यूज नजर आया। और इसका एक इंडिकेशन आपको पहले ही मिल गया था, हम लोग को पहले ही मिल गया था सुधीर, जिस तरह से जब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी तो लगातार काफी ज्यादा जद्दोजहद आप और कांग्रेस के बीच हुई। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ प्रचार में भी नजर नहीं आए, और स्वाति मालीवाल वाले इसका मतलब क्या हम ये माने, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जोर इस बार दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहा? एकदम मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ एक स्ट्रैटेजी में फेलियर मुझे नजर आता है, क्योंकि विचारों का मेल नहीं है। जो जेनेसिस है आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस के विरोध से हुआ, और अभी जिस तरह से आपने भी बताया कि 10-11 साल कोई लंबा वक्त नहीं होता, जो जनता के दिमाग में अभी भी वही चीज है, और उससे ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है कि इन्होंने हमारी पूरी सेंधमारी हमारे वोट बैंक में की। अब हाथ कैसे झाड़ू को पकड़े, ना हाथ झाड़ू को पकड़ने को तैयार है और ना झाड़ू हाथ का साथ लेने को तैयार। बिल्कुल, जैसे दूध और दही का मिलन नहीं हो सकता, ऐसे ही ये चीज ग्राउंड पर आज हमें दिखाई दे रही है। हम ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या भी हमारे साथ दिल्ली में है। ऐश्वर्या, आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं आपको बता दूं सुधीर, जिस तरीके से 14 में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 7 ऑन 7 लेके आई, 2019 के अंदर भी एक रिपीट प्रदर्शन था 7 ऑन 7। 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस समय यही मान के चल रही है कि 7 ऑन 7 ही रहेगा। सिवाय मनोज तिवारी के बाकी जो 6 सिटिंग सांसद थे उनकी टिकट काट दी गई थी, उनकी जगह नए लोगों को बैठाया गया है। जो सर्वे है भारतीय जनता पार्टी का वो यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता इनसे बिल्कुल नाराज नहीं है। कहीं ना कहीं सर्वे जो है, जो उनके सिटिंग एमपीज थे, थोड़ा सा उनके खिलाफ जरूर आए थे। यही कारण है कि हमने देखा कि कितनी तेजी से उस पर काम किया गया और नए लोगों को बैठाया गया। नए लोगों में अगर नई दिल्ली की बात करें, आपने कहा कि किस तरीके से एक अर्बन एपिथी जो है वो सामने नजर आती है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं सुधीर, आप मुंबई देखिए, गांधीनगर देखिए, जयपुर देखिए, अब तक का जो आंकड़ा आया है ईसीआई का डेटा, ये साफ जो है बताता है कि किस तरीके से जो अर्बन वोटर है वो बाहर नहीं निकलता है, लॉन्ग वीकेंड बना के निकल जाता है। कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में भी ये देखने को मिला कि बहुत ज्यादा नई दिल्ली में लोग बाहर नहीं आए थे। लेकिन जो एक चीज समझ में आई वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अहम सीट है और बहुत मजबूत सीट है। बांसुरी स्वराज को ये लगता है कि इस बार वो आराम से इस सीट को निकाल लेंगी। उनके सामने है आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भाटी। जी, अब एक बार हम जरा प्रदीप गुप्ता जी के पास चलते हैं, क्योंकि दर्शक प्रदीप जी को सुनना चाहते हैं। प्रदीप जी, पिछली बार आज का जो ये फेज था, छठा फेज, ये बीजेपी के लिए बड़ा शानदार रहा था। बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और बीजेपी
272 के आंकड़े को पहले पार कर चुकी थी। हम तो आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बार भी बीजेपी 272 के आंकड़े को पार कर चुकी है, और अगर उसे करना भी है तो देखिए दिल्ली और हरियाणा में उसे 100 में से 100 नंबर लेने पड़ेंगे। ये सब होते दिखता है आपको? सुधीर जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। तो अभी मैं आपको वापस आपके दर्शकों को बताऊंगा कि अब जो है केवल 7 दिन यानी अगले शनिवार तक का समय बाकी है। फूड इज हाफ कुक्ड। मैं चाहता नहीं कि पकवान को जो है आधा पका परोसा जाए तो आपको और आपके दर्शकों को किसी को भी मजा नहीं आएगा। तो मैं वापस निवेदन करूंगा आपसे और आपके दर्शकों से कि सिर्फ 7 दिन का इंतजार करें और फिर आप पाएंगे कि एक्सेस माई इंडिया का ये नहीं कि कौन कहाँ जीत रहा और किस राज्य में जीत रहा, क्यों जीत रहा, किस जाति वर्ग समुदाय उम्र और महिला पुरुषों ने कैसा कहाँ वोट किया, एक एक सीट का आकलन। अच्छा, एक बात आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का ये जो मिलन हुआ है दिल्ली में, ये दिल्ली में चलेगा? ये तो आप बता सकते हैं आज का मूड देखकर। आज का मूड देखकर अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रवार तरीके से इसके अलग अलग मायने होते हैं। और मैं वापस एक और चीज बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एग्जिट पोल करना, यानी आज जब लोग मतदाता निकल रहे हैं वो बैन है। तो हमारा जो भी आकलन है पोस्ट पोल सर्वे, यानी कल से ही हम कुछ कर सकते हैं लोगों के घरों में जाके, आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए भी आज मैं सुधीर जी बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये सब चीजें बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो बड़ा साइलेंट सा चुनाव लग रहा था, बड़ा बोरिंग सा चुनाव था। ऐसा लग रहा था देश में चुनाव हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा था। छठा चरण आते आते क्या अब आपको थोड़ा मजा आने लगा है? और क्योंकि अब ये देखिए आखिरी ओवर चल रहे हैं मैच के, आखिरी के 5 ओवर हैं, अब आपको लग रहा है कि इस मैच ने, इस फिल्म ने क्लाइमैक्स में आकर गति पकड़ी है? बिल्कुल जबरदस्त गति पकड़ी है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कुछ राज्य हम ऐसे देख रहे हैं जो एक पार्टी के, एक गठबंधन के फेवर में एक तरफ है, वेव है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी और गठबंधन की तरफ वेव है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांटे की टक्कर है। तो जो एक इलेक्शन का अपना एक मजा होता है वो वाकई में एक्साइटमेंट है, रोमांच है। और मैं कहूंगा कि इंडियन इलेक्शन के जैसा कोई इलेक्शन। जी प्रदीप जी, मैं आता हूं आपके पास। हरियाणा में सिरसा चलते हैं, पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं। पीयूष, मुझे पुराना मत बताइएगा, पुराना हमें सब पता है, सिर्फ आज पर केंद्रित रहिए और जल्दी से बताइए आज आपने क्या देखा हरियाणा में? क्या बीजेपी उतनी ही मजबूत दिख रही है जितनी पिछली बार थी? आज के बारे में। जी जी बिल्कुल सुधीर जी, अभी हम प्रदीप गुप्ता जी से बात करें तो उन्होंने बताया कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और वही कांटे की टक्कर हरियाणा में नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि 10 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें तो वो जीत ही जाएंगे, चाहे वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल, ये 4 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को लगता है कि वहां पर उनकी जीत दर्ज होगी। लेकिन बाकी सीटें जो हैं वहां पर उनको कांटे की टक्कर जरूर नजर आ रही है। सिरसा में आज दिन भर में था और यहां पर अशोक तंवर के सामने कुमारी शैलजा, और दोनों ही कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक अशोक तंवर रहे। अशोक तंवर को जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और उसका जो असर हरियाणा में भी देखा गया, उसका असर उनको ग्रामीण इलाकों में फेस करनी पड़ी। लेकिन शहरी इलाकों में लोगों ने विकास के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर काफी बढ़ चढ़कर वोट किया। वहीं कुमारी शैलजा को इस बात का अंदेशा है, उनको आश्वासन है कि जिस तरह का रोष लोगों में, किसानों में बीजेपी सरकार के खिलाफ रहा, उसका फायदा उनको मिलने वाला है। कुछ ही दिनों पहले प्रियंका गांधी भी गई थी, उन्होंने ये कहा था लोगों से कि आपको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया तो आप दिल्ली की सत्ता को बेदखल कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं फायदा शहरी इलाकों में ज्यादातर बीजेपी को मिलता है। यानी किसान जो हैं गांव के, वो बीजेपी से नाराज हैं। गुरुग्राम चलते हैं संजय के पास। संजय, राज बब्बर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार नया एक्सपेरिमेंट किया है कांग्रेस ने। गुरुग्राम में आपको क्या देखने को मिला? गुरुग्राम में ऐसा देखने को मिला कि शायद राज बब्बर को चुनाव प्रचार करने का, लोगों से घुलने मिलने का पूरा अवसर नहीं मिल पाया, पूरा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एंड टाइम पर उनकी एंट्री होती है, वो भी पैराशूट एंट्री होती है। तो ऐसे में उनके लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर है। और वैसे भी राव इंद्रजीत सिंह का इलाका है और कैप्टन अजय यादव का टिकट काटकर उन्होंने एंड टाइम पर राज बब्बर को नीचे उतारा है। लेकिन राज बब्बर पूरी तरह से लोगों से घुल मिल भी नहीं पाए, तब तक चुनाव का टाइम आ गया। तो ऐसे में बहुत मुश्किलें ऐसी ही लग रही हैं।
तो और अगर देखा जाए तो दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो मिलन है वो भी ऐसा ही है जैसे दो सीधी खड़ी मीनारों को जो स्ट्रेट पैरेलल जा रही हैं उनको ऊपर से मिला दिया जाए तो बिहार में कहते हैं कि ऊपर से फिट फाट नीचे से मुकामा घाट। तो वैसी स्थिति है इस गठबंधन। लेकिन गुरुग्राम में जो है वोटिंग भी बहुत कम रही, इसका कारण क्या है? ये कम वोटिंग किसके खिलाफ जाएगी? वोटिंग कम जिसका हमने देखा है कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो पॉश इलाके हैं उसमें पोलिंग नहीं हुई हो। कई पॉश इलाकों में हम गए, सुबह से लेकर दोपहर तक वहां पर लगभग 40% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी थी। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और ग्रामीण इलाकों में भी हम गए हैं तो वहां भी, लेकिन इसमें जो कम वोटिंग है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसी बीच गुड़गांव में इधर के एक निर्दलीय सांसद हैं राकेश, उनका निधन भी हो गया अचानक। उनका हार्ट अटैक हुआ और उनका निधन हो गया। वो सबसे फिट और यंगेस्ट विधायक माने जाते थे। तो कुछ उसका भी असर है और मौसम का असर तो आप जान ही रहे हैं कि उसका असर है। लेकिन इसके बावजूद हमने 90 साल के करीब के लोगों को भी वहां पर बूथ पर आकर वोट करते हुए देखा है। जी संजय मैं आगे जा रहा हूं। मैं करनाल चलते हैं हम। कमलजीत संधू हमारे साथ हैं। कमलजीत, करनाल मतलब खट्टर साहब का, मनोहर लाल का इलाका, और मनोहर लाल की इस समय आपको क्या स्थिति दिखाई दी? देखिए, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। तो यहाँ पे पहले तो लोकसभा चुनाव थे, साथ में बाईपोल्स थे, यानी नायब सिंह सैनी के लिए भी अग्नि परीक्षा है। और यहाँ पे दोनों ही ऐसा लगा कहीं ना कहीं मोदी वेव के ऊपर राइड करते हुए नजर आए। और यहाँ पर नाराजगी खट्टर से चाहे हो, और आपको मालूम होगा पिछले 2 महीने में फेरबदल हुआ और ML खट्टर को लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा किया गया और नायब सिंह सैनी को लाया गया। तो बहुत कम समय था, 9.5 साल का पूरा उनका कार्यकाल रहा है। और उसी बीच में यहाँ पे एक परफॉर्मेंस था। नाराजगी जाटों की है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी का फोकस नॉन जाट्स पे, ओबीसीज पे, सैनीज पे, पंजाबीज पे रहा है और उन्हें इग्नोर किया गया है। दूसरी ओर किसानों का गुस्सा रहा है, उनका रोष रहा है। हालांकि आज जब हम नायब सिंह सैनी से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे ये पूरा कांग्रेस का षड्यंत्र है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई हमसे नाराज नहीं है, सारे हमारे पीछे हैं और हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कांटे की टक्कर है। 10 में से 6 सीटों में फेरबदल किया गया है, नए कैंडिडेट्स लाए गए हैं। क्या आपको लगता है कि खट्टर हार भी सकते हैं? आपको लगता है खट्टर हार भी सकते हैं? देखिए, उनके सामने दिव्यांशु बुधिराजा हैं और कांग्रेस के नए नेता हैं। 2018 में उनके सामने काले झंडे लेके खड़े हुए थे। 5 केसेस उनके खिलाफ हैं। तो कांटे की टक्कर जरूर है। लेकिन जहां पे हमने बात की लोगों से, नाराजगी चाहे ML खट्टर की तरफ नजर आ रही हो, वो नाराजगी नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री की ओर नजर नहीं आ रही थी। शायद उसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को इसी वजह से एज वहां पे जरूर नजर आता है। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सैनी और मनोहर लाल खट्टर ये इलेक्शन जरूर निकाल पाएंगे। लेकिन एक चीज जो ऐसी हैं, जैसे पीयूष भी पहले बता रहे थे, जहां पे कांटे की टक्कर है। जी, कांटे, ठीक है। यानी 10 में से 10 ऐसा नहीं लगता कि 100 में से 100% सीटें मिल जाएं उत्तर प्रदेश में। तो ये कह सकते हैं हम कि हरियाणा में कम से कम 100% सीटें बीजेपी इस बार नहीं जीत पाएगी। क्या हम ये कमलजीत कह सकते हैं दावे से? देखिए, हम आपको बता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से इन्फ्लुएंस रहा है, चाहे किसानों का, चाहे हम बात कर रहे हैं ये जहाँ पे जाट्स की बात आती है, आपको पता होगा शंभू बॉर्डर पे भी किस तरह का एक्शन हुआ। तो काफी सारी चीजें हैं और खासतौर पे जो मनोहर लाल खट्टर का कहते रहा रूखा सा बर्ताव रहा है वहां पर। तो ये जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश के भी लगता है, साथ में हम पंजाब की बात करते हैं, तो दोनों जगह पे कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं आगे सामने जरूर आई है। आगे चलकर हो सकता है। जी, मैं आपकी बात समझ गया कमलजीत।